हेलो, वॉइस ऑडिबल है सभी को? बताएंगे? ना ओके? हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, सो लास्ट क्लास के टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास का जो टॉपिक था दैट वाज क्या था? वो डबली रेनफोर्स बीम। डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है, कैसे बिहेव करती है, उसके एनालिसिस को किस तरह से किया जाता है, वो सभी पार्ट हमने कल देखा था। तो आई होप कि कल वाला पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा, है ना? मुझे लगता है कि सभी को समझ में आया होगा। तो हमने देखा एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। तो मैंने आप लोग को कहा था प्रोसीजर लिखना है आपको। किसका प्रोसीजर लिखना है? डबली रेनफोर्स बीम का। तो डबली रेनफोर्स बीम का सभी ने प्रोसीजर लिखा होगा, मुझे ऐसा लगता है ना? सो लेट मी चेक फर्स्ट कि क्या लिखा है आप लोगों ने। सो आपने लिखा है प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस करने का प्रोसीजर लिखा है किसका? डबली रेनफोर्स बीम का। स्टेप 1 थी आपके पास पर क्या? कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये था आपके पास पर। कैसे निकाला आपने इसको? आपने निकाला एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू, या तो 0.53d से निकाला, या तो 0.48d से निकाला, या तो 0.46d से निकाला। किस ग्रेड के लिए ये मैंने बताऊंगा, ये आपको पता है। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या किया आपने? स्टेप 2 में क्या किया बाबा बताएंगे? कैलकुलेशन किसका किया? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला आपने, कितना आया भैया? सर वो आपने कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन लिखा था। कंप्रेशन में 2 फोर्स थे सर, टेंशन में भी 2 फोर्स थे, रेजिस्टिंग फोर्स। फिर आपने क्या किया? कंप्रेशन फोर्स 1 इज इक्वल टू टेंशन फोर 1 + 2 माइनस C2 कर दिया। कंप्रेशन फोर्स 1 लिखा आपने 0.36 FCK BXU। टेंशन फोर्स लिखा 0.87 FI AST1। ये क्या हुआ टेंशन फोर्स 1 में? टेंशन फोर्स 2 क्या हुआ? 0.87 FI AST2। दोनों में से 0.87 FI को कॉमन ले लिया तो बच क्या गया? AST1 + AST2। फिर माइनस है C2। सर इसको उधर क्यों लेकर गए? अरे भैया XU निकालना था इसलिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं, उसको उधर ही रहने दो यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो। C2 कितना था सर? C2 था आपके पास पर FSC इंटू ASC माइनस 0.45 FCK ASC। निकालना क्या था आपको? आपको निकालना था XU निकाला तो XU कितना हो गया भाई? XU इज इक्वल टू, सेम ये रिलेशन, अपॉन 0.36 FCK B। क्लियर है? ये हो गया आपके पास पर XU। निकाला होगा सभी ने XU, ठीक है? चलिए इस तरह से XU निकाले अपन ने। नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप क्या थी आपके पास पर? सर नेक्स्ट स्टेप थी आपके पास पर, स्टेप 3 थी
वो था सर टाइप ऑफ सेक्शन या चेकिंग सेक्शन। तो इस पर क्या था, यदि एक्स यू लेस देन होता है एक्स यू लिमिट, मैं नहीं लिख रहा हूं सेक्शन कौन सा होगा, वो आप लोग को पता है, एक्स यू इक्वल टू होगा एक्स यू लिमिट, एक्स यू ग्रेटर देन होगा एक्स यू। तो आपको पता है सेक्शन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप 4 में, कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया अपन ने। सो MOR फ्रॉम कंप्रेशन, क्या होता है भाई MOR फ्रॉम कंप्रेशन? सर कंप्रेशन फोर्स 1 इंटू लिवर आर्म 1 प्लस कंप्रेशन फोर्स 2 इंटू लिवर आर्म 2। क्या डेटा पता है इसका? हाँ सर पता है। कंप्रेशन फोर्स 1 का क्या डेटा है सर? 0.36 FCK BXU, यह कंप्रेशन फोर्स 1। लिवर आर्म क्या था सर? यहां पर था D माइनस 0.42 XU। नेक्स्ट C2 कितना था सर? C2 था FSC इंटू ASC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC, ये था। हाँ भाई, लिवर आर्म 2 क्या था सर? लिवर आर्म 2 था D माइनस D डैश। D डैश क्या था सर? इफेक्टिव कवर था। ये हो गया आपके पास सर कंप्रेशन से मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन, क्या होगा भाई सर? इसमें फर्क सिर्फ आएगा लिवर आर्म में। किस में आएगा फर्क? सिर्फ लिवर आर्म में। तो सर हो जाएगा ये टेंशन फोर्स 1 इंटू लिवर आर्म 1 प्लस टेंशन फोर्स 2 इंटू लिवर आर्म 2। टेंशन फोर्स 1 कितना है सर? सेम है 0.87 FY AST1। लिवर आर्म कितना है? D माइनस 0.42 प्लस टेंशन फोर्स 2 कितना है? 0.87 FY AST2। लिवर आर्म कितना है सर? सेम D माइनस D डैश। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? हाँ जी, ये थी स्टेप, देख लीजिएगा। जिसने कल लिखी होगी वो यहां तक कि मैंने लिखाया था और ये आज लिखाया है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बढ़े आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक अपन देखते हैं प्रॉब्लम। क्वेश्चन और यू कैन से एग्जाम्पल। Calculate the movement of resistance of a given
बीम। ओके, फर्स्ट बीम है, ये आपके पास पर 3 बार 16 के, दिस इज विड्थ, दिस इज ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, ये सेकंड बीम। कुछ कंडीशंस दी हुई है इसकी, वो है मॉडरेट एक्सपोजर, Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील, इफेक्टिव कवर 50 mm, बी 4 times of effective cover D 2 times B। यह है क्वेश्चन। आई थिंक सब विजिबल है आप लोग को, सब कुछ विजिबल है? किसी को कुछ डाउट है? विजिबल नहीं है तो बताए।
यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सभी डिटेल्स सेम है। देखिए सॉल्व क्लास में करना होगा, ये नहीं कि सर आप दे दीजिए हम लोग कर लेंगे सर इसको, आप आगे पढ़ाइए, क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाऊंगा ही, मुझे आगे ही पढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे पढ़ाने लगा और आप पीछे से भूल गए सब कुछ। दिख रहा है सभी को? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी। बिल्कुल दोनों में कवर सेम है। किसी को कुछ भी डाउट हो रहा है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखे, ये नहीं कि लास्ट में मैंने बताया नहीं। सब निकाल के रखो, दीपा सब कैलकुलेट करके रखो, जब मैं पूछता जाऊंगा ना तब बताते आना। अभी कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है, सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखो, अदरवाइज अपना सॉल्व करो। सर सिंगली से सॉल्व होगा या डबली से? भाई जो दिख रही भी उसको उसके अकॉर्डिंग करो सॉल्व। कुछ डेटा की कमी लगे तो बताओ। हाँ जी सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड करो। फर्स्ट हो गया, सेकंड करो।
एफसी क्या नहीं मिल रहा है, सोचो कुछ है क्या, डेटा दिया हुआ क्या मिस्टर संदेव? आई थिंक आपको सब पता होगा। अरे भैया मनीष, पहले ये काम कर लो यार, स्लाइड एक बार देखना है, पहले ये सॉल्व करो दोनों। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं पहला क्वेश्चन। ओके, डेटा डेटा लिखता हूं मैं, क्योंकि अभी मेंस के लिए पेपर तो लिखना नहीं है अपने को। चलिए एक एक कर कर देखते हैं। मेंस के लिए रहेगा तो मैं ही आपको आरसीसी करवाऊंगा। कैसे मेंस का पेपर लिखते हैं, मेंस के पेपर में कैसे कैसे लिखते हैं, कितने टाइम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्या छोड़ते हैं, वो सब चीज़ें बताऊंगा। जैसा अभी मेंस का होने वाला तो उसमें मैं क्लास लूंगा अभी। तो एक्सयू लिमिट निकाला हमने, ग्रेड क्या दिया है 415, ओवरऑल डेप्थ। अब डेप्थ को निकालना है, हो सकता है किसी को ये निकालना ना आ रहा हो, तो पहले तो मैं वो बताता हूं आपको। चलिए यहां पर देखते हैं, विड्थ कितना दिया है 4 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव कवर, 4 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर कितना है 50, दैट इज 200 mm। ओवरऑल डेप्थ कितना है 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ बी, बी कितना है 200 mm, दैट इज 400 mm। सो इफेक्टिव डेप्थ कितना आ जाएगा अपने काम का, इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा सर? वो हो जाता है कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर। कैपिटल डी कितना 400 माइनस इफेक्टिव कवर कितना था 50, दैट इज 350 mm। ठीक है, हमको दे रखा है क्या, ये भी काम की चीज, क्या दे रखा है मॉडरेट एक्सपोजर। मॉडरेट एक्सपोजर दिया है तो यहां से दो चीजें काम की आती है। बीम दिया है तो एक तो कवर आता है काम का यहां से, जो कि 25 mm का होगा, क्लियर कवर है ना। अपने को दिया है 50 mm का इफेक्टिव कवर, दोनों में फर्क होता है। एक चीज ये कि वहां से क्लियर कवर आता है मिनिमम, और दूसरा चीज वहां से देखने को मिलता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो आपके पास पर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में था M20 से बढ़ता है 20, 25, 30, 35, 40। तो हम पहुंचे सेकंड मॉडरेट पर। मॉडरेट पर कितना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25। तो आपको ये भी पता चल गया। नाउ अब इसके बाद फिर आगे सॉल्व करना है, इसके बाद फिर आगे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे सॉल्व करना है। स्टेप 1 क्या निकाला, एक्सल लिमिट कितना है 0.48D। क्यों? क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट 415 है। 0.48 इंटू डी कितना है, डी हो गया आपके पास पर 350। मेरे ख्याल में आ जाएगा एक्सवी लिमिट हो जाएगा 168 mm। फिर आएगा एक्सयू स्टेप 2। स्टेप 2 एक्सयू की वैल्यू कितनी हो गई सर? हो गई 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B। सब डेटा रख दो, सब डेटा रख दो। FY दिया है, AST दिया है, FCK दिया है, B दिया है, सब रखते हैं तो वैल्यू आती है कितने बार दिया है 3 बार 16 के, आ जाता है 120 mm। ठीक है। स्टेप 3 क्या बोलता है टाइप ऑफ सेक्शन? वो बोलता है एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट। सेक्शन क्या हो गया? अंडर इनफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट स्टेप 4 कहां से निकाल ली मूवमेंट? पहले कौन फेल कर रहा है? टेंशन कर रहा है, टेंशन से निकाल लो।
सर आएगा कहीं से बराबर, हाँ बराबर ही आएगा। टेंशन का फॉर्मूला लिख के कंप्रेशन से आंसर निकाल के रख दो तो भी सही है। टेंशन का रिलेशन 0.87 FY/AST। सर क्या बोला आपने कि टेंशन फेल हो रहा है, कैसे पता चला सर आपको टेंशन फेल हो रहा है? अरे भैया अंडर इन्फो सेक्शन है ना, तो टेंशन में पहले फेलियर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर वो तो सही है। अब इसका डेटा रख दो यहाँ पर 0.87 FY/AST 3 बार। डी कितना है भैया? सर 350 है, माइनस 0.42 इंटू 120। सॉल्व किया 0.87 इंटू 415 इंटू 600, 350 माइनस 0.42 तो 120, ये हो गया 64.9 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन। आप चाहे कंप्रेशन से निकाल लो, लिमिटिंग मोमेंट ज़्यादा ही होगी इससे, ये अपने को पता चल गया। पहला क्वेश्चन आई गेस कि सभी का सॉल्व हो गया होगा, इसी के आसपास का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, सभी का आ रहा है इसी के आसपास का आंसर। जिसका नहीं आ रहा है वो देख ले भाई क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई है, कैलकुलेटर चलाने में मिस्टेक हो रही है। सर ये सॉल्व क्यों करवा रहे हैं, ये तो आएगा नहीं एग्जाम में। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हर स्टेप की चीज़ें याद होती है आपको। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन का तो ले लिया होगा, ये चारों स्टेप पर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी मत बोलना इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए वापस से रुकना है, अभी लेना है जल्दी से ले लो, क्योंकि सॉल्यूशन है इसका, ज़रूरी नहीं है आपको बनना चाहिए क्लास में। चलिए ले लिया होगा, अपन आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर पर क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा था, तो विड्थ क्या हो जाएगी 200 mm, डेप्थ हो जाएगी कितनी 400 mm, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी कितनी 350 mm, इफेक्टिव कवर जिसको डी डैश बोलते हैं कितना हो जाएगा 50 mm, एफएससी कितना हो जाएगा, दिया हुआ एफएससी 352 मेगा पास्कल। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एएससी, यह है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो एएससी दिया हुआ है, कितना दिया है सर, दिए हैं 2 बार 16 mm के, 400 mm का स्टील दिया हुआ है। फिर ये पूरा मिलाकर किस जोन में लगा है सर, ये टेंशन जोन में लगा है। मतलब ये क्या है आपके पास पर, दिस इज एएसटी। सर अलग अलग सरिया दिया है, तो कोई AST1 और कोई AST2 है क्या? नहीं, मैंने लिखा है क्या? नहीं लिखा। आप बता नहीं सकते AST1 होगा AST2 होगा, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि सर सब टेंशन में लगा है तो AST है। AST है कितना है भाई, 2 बार है 12 mm के, प्लस 3 बार है 16 mm के। ओके सर, हमने तो AST के बारे में ये भी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई सर, AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2 होता है। हाँ भाई पढ़ रखा है सर, इससे इक्वेट करें तो ये AST1 और वो AST2 हो जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या, इसको आगे पीछे लिख देता तो सर, ऊपर वो लगा इसलिए वो AST1, ऐसा कहीं मैंने बताया कि ऊपर वाला AST1 नीचे वाला AST2, ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं बताया ना। तो अपनी मनगढ़ंत कहानियों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाले। AST1 AST2 का डेटा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, जो दिया रहता है वो सिर्फ AST। सर हमें तो लगा कि ये वाला AST होगा, अरे कैसे लग गया होगा भैया, ये तो कंप्रेशन जोन में लगा है ना। ये बीम जो है आपके पास पर, ये जो बीम है इस पे दिस इज कंप्रेशन, दिस इज टेंशन जोन, तो वो कंप्रेशन जोन का स्टील है। आ रही है बात समझ में? किसी को यहां तक डाउट है तो बताएं, कोई है भैया?
कोई है जिसको यहां तक डाउट है? चलिए आप करते हैं एक एक कर कर स्टेप सॉल्व। स्टेप 1, दोनों बीम के क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज है? नहीं है सर। दोनों के ग्रेड ऑफ स्टील में कोई चेंज है? नहीं है सर। तो एक्सियल लिमिट दोनों बीम का कितना आएगा? सेम। निकालने की जरूरत है ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, दोनों का डेटा सेम था, ये पता रहना चाहिए स्टेप 1 सेम होगी। ये तो अपन ने कहा कि नहीं सर हम तो कैलकुलेट कर कर एक बार चेक कर लेते ना सर क्या बात है, चेक कर लेते। चेक करने का काम ना बाद में करना, अभी जरूरत नहीं है इसकी। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या निकालना है? एक्सयू निकालना है। एक्सयू का फॉर्मूला अभी मैं आपको बताया था, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस C2। लिख लो, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। सब डेटा को रखो। सर रट ले क्या इसको? किसको रट ले? सर ये जो आपने बताया था, क्या बताया था भाई मैंने? सर ये जो आपने बताया था, किधर गया भैया ये? सर ये जो सीधा सीधा ये फॉर्मूला था, इसको ही रट ले क्या? अरे इसको रटने में टाइम लगेगा ना, मेहनत लगेगी ना। जब आपने सब कुछ C1 C2 T1 T2 सबकी वैल्यू याद है तो वही याद रखो, सीधा डेटा पुट करो और निकालो। ये रटोगे ना तो पता चला कि XYZ पढ़ रखा है अलग अलग और तीनों का कॉम्बिनेशन अलग से याद रख रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना। चलिए तो यहां पर अपन रखते हैं रिलेशन में, तो जो आप XU का रिलेशन निकालेंगे वो क्या आएगा भाई? सर वो आएगा 0.8 XU हो जाएगा 0.87। FI कितना है? 415 सर, इंटू AST। अब AST कितना है? AST आपके पास पर 2 12 के हैं, मतलब ये हो गए कितने? 228 हो गए, और 3 16 के हैं तो हो गए आपके 600 600 और 200 800 828 mm के आसपास, अराउंड 828 mm के आसपास का सरिया। ये इन सबको ऐड कर रहा हूं मैं, है ना। ये एक सरिया होता है 12 mm का, एक सरिया होता है 114 mm का। सर हम रख ही देते हैं डेटा। अरे भाई कितनी चीजें याद रखोगे, कितनी बार कैलकुलेट करोगे, अभी ये भी बात होती है। ये सरिया याद ही रखना है अपने को, सिविल इंजीनियर है, पता तो रहे एक सरिये का आपका क्रॉस सेक्शन कितना हो रहा है, साइड पर ही कैलकुलेटर कर कर निकाल रहे हैं वहां पर। एक 12 mm का सरिये का 1 मीटर में लेंथ, 1 मीटर की लेंथ में कितना वजन होता है वो भी पता रहना चाहिए अपने को। रटने वाली बात नहीं है ये, बस बात ऐसी है कि सिविल इंजीनियर की बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए। चलिए तो ये 12 mm का एक सरिया 114 mm का होता है तो 2 लगाए तो 228 हो गया, और ये 16 mm का एक सरिया होता है 200 mm का तो 3 लगाए तो 600 हो गया, ऐड कर दिए 828 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को? ये हो गया C1, ये तो हुआ आपके पास पर T1 हुआ, T1 T2 दोनों कर दिया अपन ने, है ना, माइनस FSC 352 FSC इंटू ASC। ASC कितना है भैया? ASC कितना है? ASC सर 400 mm माइनस 0.45 माइनस 0.45। FC के कितना है आपके पास पर? FC के है सर 25 mm, 0.45 FC के इंटू ASC फिर से 400, 0.36। FC के कितना? 20, विड्थ कितनी? 200। ठीक है, किसी को डाउट है? ये लिखने में डाउट नहीं है, जो आपने लिखा है और मैंने लिखा है दोनों सेम ही आने वाला है आंसर। मैंने यहां पर जो है दिस इज AST1 प्लस AST2 कर दिया। $415 इंटू 828 माइनस 352 इंटू 400 माइनस 20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 नहीं 25 आएगा यहाँ, है ना।
तो एक्स यू आ गया आपके पास पर 90 mm आ रहा है भाई, एक्स यू 90 mm बताएंगे। एक्स यू आ रहा है 90 mm, आ रहा है सभी का? ठीक है सर, आ गया स्टेप 2। स्टेप 3 क्या हो जाएगा? एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट 168 से तो कम ही है, सेक्शन हो गया अंडर इन्फोर्स्ड। अब क्या निकालेंगे? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सर कहाँ से निकाले? अब बात आती कहाँ से निकाले। सर आप टेंशन से निकालने की बात करते क्योंकि सेक्शन टेंशन से फेल कर रहा है। देखो अब भी बताया था, मैंने सिखाया था, अब भी सिखाया था। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आज सिखाया कल दूसरी चीज़ सिखा रहा हूँ और पुरानी बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट चेंज हो गया है। और ये भी नहीं बता रहा हूँ कि पिछला कंसेप्ट यहाँ काम में नहीं आएगा, आएगा भाई काम में, है ना। ऐसा नहीं कि कल कुछ और आज कुछ और, ये भी काम में आएगा। T1 इंटू लिवर आर्म 1 प्लस T2 इंटू लिवर आर्म 2। T1 के अंदर होता है 0.87 FY AST1 जो दिया नहीं है, AST1 नहीं दिया है। T2 में होता है 0.87 FY AST2 जो दिया नहीं है। अब ऐसा नहीं सर AST1 AST2 कॉमन लेंगे, दोनों को लिख देंगे AST, वो हो नहीं सकता, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं। फिर क्या करें सर? सर इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्या? अरे सॉल्व हो सकता है, AST1 AST2 अलग से निकाले जा सकते हैं, सीख कर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जिसको आता है और जो कंप्रेशन से निकालता है दोनों को नंबर सेम ही मिल रहे हैं। हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें ना एग्जाम क्वालिफाई करना, वहां दिखाना नहीं मेरे को सब आता, दुनिया जहान की चीजें आती है, एफिल टावर मैंने नहीं बनाया है ना पिछले जन्म में, ये सब काम नहीं करना है अपने को। अपना काम है कि अपने को जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका सरल तरीके से जो आंसर निकालने के तरीका हो सकता है वो याद रहे। अपने को ये भी पता है कि जब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये टेंशन से है, और जो यहां से आएगी C1 इंटू लिवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लिवर आर्म 2, दोनों वैल्यू क्या आएगी? MOR टेंशन कंप्रेशन दोनों क्या होगा? सेम ही होगा ना। तो सर यहां क्यों नहीं निकाला? अरे भैया वहां भी निकाल लेते ना, मैंने मना थोड़ी ना किया था आपको, बोला था क्या नहीं निकालना है, बोला ही नहीं। आप चाहे उधर निकालो चाहे इधर निकालो, आप निकाल कहीं भी सकते थे, ठीक है। यहां पर निकालना है। कंप्रेशन फोर्स पता है आपको, अब ये नहीं करना कंप्रेशन फोर्स पता नहीं है सर, एक बार वो भी कर कर दिखा दो। कर तो मैं दूंगा, लेकिन बस यही है कि अपन फिर क्या करेंगे, MOR फ्रॉम कंप्रेशन। फॉर्मूला क्या हो गया सर? 0.36 FCK B XU D माइनस 0.42 XU। इसमें करेंगे प्लस, किसका प्लस करेंगे भाई? सर प्लस करेंगे FSC 350 है, 352 इंटू ASC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC। लेवर आर्म 350 माइनस 50। सॉल्व कर ले, निकाल ले आंसर। .36 FCK B XU D माइनस 0.42 XU प्लस .46। आंसर जा रहा है 91.46 किलो न्यूटन मीटर। आ रहा है भाई सभी का? इसी के अराउंड 91 के आसपास, 91 92 के आसपास आ रहा है। एग्जैक्टली 0.46 आना जरूरी नहीं है, अराउंड 91 या 92 कुछ भी आएगा चलेगा। सर कंप्रेशन से 91 आ रहा है, टेंशन से 92। मुबारक हो भैया मनमोहन,
मुबारक हो। अलग लेकर आ गए आप, आपको ही पता अलग आएगा नहीं। जो डेटा में वेरिएशन आया है 1 किलोन्यूटन मीटर का, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि आपने हर वैल्यू को पॉइंट के बाद किस तरह से लिया है, उसकी वजह से होगा। मैंने आपको बताया है कि वो कभी अलग नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ कंसेप्ट। थिंग्स विल नेवर चेंज इफ़ यू लुक इट फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम। कहाँ से क्या लेंगे भैया मिस्टर AY, कहाँ से क्या लेंगे? जहाँ से कैलकुलेट करना वहाँ से कैलकुलेट करो। कोई आपकी कॉपी भी चेक करेगा ना तो भी गलत नहीं करेगा, कोई आपकी कॉपी भी चेक करेगा तो भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट दे वांट आंसर। ये तरीका गलत है, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट बोलता है कि यदि कंप्रेशन जोन से निकालो टेंशन जोन से निकालो बात बराबर है। बिल्कुल मनमोहन, अब थोड़ी बात सही की है तुमने। एग्जामिनर को तो MOR चाहिए, गब्बर सिंह को क्या चाहिए? जय और वीलू की लाश चाहिए। अब वो कालिया मारे, सांबा मारे या ठाकुर खुद बंदूक उठा के चला ले, उसको उन दोनों की लाश से मतलब है। तो एग्जामिनर को इस MOR से मतलब है। चाहे आप इस रिलेशन से निकालो, चाहे पिछले रिलेशन से निकालो, या फॉर्मूला लिखकर डायरेक्ट वैल्यू पड़ोसी से पूछ के लिख दो, हरी बात समझ में। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशंस करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में जितने भी, यदि मैं बात करूं एनालिटिकल सोचने की क्षमता है, वो अर्थमेटिकल ऑपरेशन से इंक्रीज होती है। दिस इज अ साइंटिफिकल रिसर्च। मतलब जब आप गणित के, मैथ्स के या एप्टीट्यूड के या रीजनिंग के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आपके सोचने की क्षमता और उसका दायरा बढ़ता है। दैट्स वाई सभी एग्जाम्स में इंडिया में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और थोड़ी बहुत मैथ्स को पूछा जाता है। कारण यही है, इससे ये जाना जाता है कि ये जो व्यक्ति है जिसका हम सिलेक्शन कर रहे हैं, कल को इसे कोई भी कार्य दिया जाएगा, कोई भी काम दिया जाएगा, तो इसका ब्रेन खुला हुआ रहेगा या नहीं रहेगा। पहले, आज से काफी साल पहले इस टेस्ट को इस तरह से नहीं किया जाता था। आप आगे फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करोगे इसको ऐसे पता नहीं किया जाता था। पता किया जाता था आपके IQ लेवल से कि इसका कितना IQ लेवल है। लेकिन समय के साथ यह भी पता चला कि IQ लेवल जो है एक पर्टिकुलर समाज के, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का ज्यादा होगा, एक पर्टिकुलर समाज के एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कम होगा। जैसे अमेरिका में देखा गया तो जितने व्हाइट पीपल है उनका IQ ज्यादा दिख रहा है, और जितने आपके पास पर नीग्रोज है या आपके साउथ अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनका IQ थोड़ा कम आ रहा है। तो ये एक तरह का पार्शियलिटी होने लगी। तो उन्होंने इस तरह के सिस्टम को बंद कर उन्होंने भी इसी तरह का एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया। वही चीज हम लोग भी कर रहे हैं। हमने ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व किया ये मैं बता रहा हूं। सर आने वाला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन जब एक न्यूमेरिकल करते हो तो आपका ब्रेन थोड़ा और खुलता है, वो बंद नहीं होता है, वो और खुलता है। यदि वो और खुलेगा तो अब आप आपके उस दिमाग में और भी छोटे छोटे डेटा डाल सकते हो। 2-4 और क्वेश्चन करो और आपका सोचने का क्षमता बढ़ेगा। क्लियर है बात? चलिए, तो इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को आपको करवाया ताकि आप लोग को मैं कुछ और डेटा जो मैं देने वाला हूं वो डेटा लेने के लिए मानसिक संतुलन बरकरार रहे आपका। सुबह सुबह ऐसा ना लगे कि सर चाय पीने की जरूरत पड़ रही है ना। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट। यदि मैं बात करता हूं तो हमने सिंगली का और डबली का क्वेश्चन एक साथ किया, कंपेयर किया, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब चीजें अपन ने देखा। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं सिंगली और डबली बीम के अंदर पर, तो हम जानते हैं कुछ डिफरेंसेस किसके, सिंगली और डबली के। लेकिन उसके पहले कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें जानना बहुत जरूरी है। वो जानना हमें बहुत जरूरी क्या है, स्ट्रेन को। किसको? स्ट्रेन को। सर स्ट्रेन को क्यों जानना है? हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया था, आप सभी को याद है, वो है FSC। याद है, किया था FSC का? हाँ सर किया था। क्या होता है FSC भाई? मनमोहन, क्या होता है FSC?
सर वो होता है स्ट्रेस, एफ मतलब होता है सर स्ट्रेस या स्ट्रेंथ, और एस वहां बोलने का मतलब था स्टील, और सी बोलने का था कंप्रेशन, मतलब स्ट्रेस इन स्टील अंडर कंप्रेशन, ये बात थी। क्या उसकी वैल्यू को मैंने आपको दिया या बताया स्टील 0.87 F5 से डायरेक्ट निकाल लो? नहीं सर, आपने कहा कि वो वैल्यू दी है आपको। क्यों बोला था मैंने आपको? क्योंकि सर आपने बताया था कि टेंशन का जो स्टील है, क्या बताया था मैंने? टेंशन का जो स्टील है उसे टेंशन में पूरे स्ट्रेन को रेजिस्ट करना है, जितना भी स्ट्रेन आएगा उस पूरे स्ट्रेन के अगेंस्ट पर स्ट्रेस इंड्यूस करेगा कौन? टेंशन का स्टील। लेकिन कंप्रेशन का स्टील अकेला ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो स्ट्रेन आएगा टेंशन में वही स्ट्रेन आएगा कंप्रेशन में, कंप्रेसिव स्ट्रेन। लेकिन वो जो स्ट्रेन होगा कंप्रेशन जोन का, उसे उसके अगेंस्ट पर जो स्ट्रेस इंड्यूस करेगा, वहां पर दो मटेरियल इंड्यूस करेंगे, एक है कंक्रीट और एक है स्टील। तो जितना स्ट्रेस्ड होगा टेंशन जोन का स्टील, उतना स्ट्रेस्ड नहीं होगा कंप्रेशन जोन का स्टील। यदि टेंशन जोन का स्टील यील्ड करेगा तो कंप्रेशन जोन का स्टील यील्ड नहीं करेगा। यदि कंप्रेशन जोन का स्टील यील्ड करेगा तो टेंशन जोन का स्टील तो फेल हो चुका है, मतलब एक स्टेप आगे ही रहेगा कौन? टेंशन जोन का स्टील। क्योंकि टेंशन जोन के स्टील को अकेले ही पूरे स्ट्रेन के अगेंस्ट पर रेजिस्टेंस ऑफर करना है, जबकि कंप्रेशन जोन का स्टील जो है उसे अकेले स्ट्रेन के अगेंस्ट पर स्ट्रेस इंड्यूस नहीं करना है। आई है या नहीं आई है बात समझ में? बताएंगे मुझे, आई है या नहीं आई बात, ये समझ में बताएंगे। सभी लोग, जितने लोग लाइव है सभी लोग बताइए यस नो। हाँ भाई महेश्वरी, ये टॉपिक तो पहले ही समझा दिया आपने, बिल्कुल समझा दिया। वो समझाए हुए टॉपिक को ही अपन यहां लेकर आए हैं, क्योंकि अपन ना कुछ और बात कर रहे हैं और उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो जब अपन बात करते हैं, सुदीप भाई बात समझो, अपन ने क्या बात किया था? अपन ने ये बात किया था कि सर टेंशन जोन का स्टील जो है उसमें स्ट्रेन आएगा कम, आएगा कम नहीं सर, टेंशन जोन के स्टील में स्ट्रेन आएगा ज्यादा, कंप्रेशन में आएगा कम। ये बात कर ली थी, वही चीज मैंने अभी डिस्कस किया। सर कम आएगा, कितना आएगा? टेंशन को तो पता है कितना आता है, कितना पता है भैया टेंशन का? सर अरे सर टेंशन का पता है ना अपने को, कितना पता है? 0.002 प्लस 0.87 F5 अपॉन ES, इतना आता है क्या? ये कौन सी बात हो गई टेंशन की? तो कंप्रेशन में कितना आता है? सर कंप्रेशन में भी इतना आएगा। अरे भाई ये तो यील्डिंग है ना, ये जो है आपके पास पर दिस इज यील्डिंग स्ट्रेन, और हमें पता है यदि टेंशन यील्ड कर रहा है तो कंप्रेशन करेगा ही नहीं, कंप्रेशन इससे पीछे रहेगा, क्योंकि उसको उसके साथ पर कंक्रीट भी है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो इस वजह से कंप्रेशन जोन का स्ट्रेन कितना है ये आपको नहीं पता। आई बात समझ में? सरफराज, प्रणव, वैभव, विपिन, बात समझ में आई? कंप्रेशन जोन का स्ट्रेन कितना है ना ये आपको नहीं पता, क्योंकि आपने अजम्पशन में भी ये लिख रखा है, अजम्पशन में कंप्रेशन जोन का स्ट्रेन नहीं लिखा। ओके सो क्या करेंगे सर? निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है? निकाल लेंगे क्या? हाँ सर निकाल लेते हैं। चलिए चलिए तो भाई अपन टॉपिक देखते हैं, क्या देखते हैं अपन टॉपिक? स्ट्रेन at the level of compression reinforcement, स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लेवल पर स्ट्रेन कितना होगा देखते हैं।
दिस इज द लेवल ऑफ टेंशन स्टील, दिस इज द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। ठीक है, यह है लेवल किसका, कंप्रेशन स्टील का, और यह है लेवल किसका, टेंशन स्टील का। ठीक है, अब बनाते हैं अपन स्ट्रेन डायग्राम। यहां पर क्या बना रहा हूं मैं, स्ट्रेन डायग्राम। बनाइए सर स्ट्रेन डायग्राम। ये बना स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। सो ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए नोटेशंस लिख रहा हूं मैं, देखेंगे बताएंगे सही है या नहीं है। इसे बोलते हैं डी, स्मॉल डी। क्लियर है, इफेक्टिव डेप्थ। इसे बोलते हैं क्या, एक्सयू लिमिट बोलते हैं। हाँ सर बोलते हैं। इसे बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको डी डैश बोलते हैं। हाँ सर बोलते हैं। स्ट्रेन को कितना बोलते हैं यहाँ का, 0.0035 बोलते हैं। हाँ सर बोलते हैं। ये है आपके पास पर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और ये है आपके पास पर एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, यहाँ तक किसी भी चीज़ में डाउट है तो बताएं। नहीं है सर किसी भी चीज़ में डाउट है क्या भैया, क्या बोल रहे हो भाई। सर आरसीसी का सिलेबस सॉइल मैकेनिक से भी बड़ा है क्या, नहीं भैया बड़ा नहीं है संदेव। आरसीसी का सिलेबस बड़ा रहेगा तो कैसे काम चलेगा भाई, आरसीसी का सिलेबस नहीं। लग रहा होगा आपको कि दिन हो गए, आप देखें आर्स कितने हुए। मैंने आपको जितने आर्स बताए थे उसी आर्स में खत्म होगा सब्जेक्ट। आप दिन से काउंट कर रहे हैं, मैं आर्स से काउंट करता हूँ, और आर्स से ही काउंट करना है। हाँ, अपनी क्लास जिस दिन 3 घंटे होगी तो फिर आपको सब्जेक्ट जल्दी खत्म होते हुए दिखेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी यहां पर अपन बात करते हैं। यदि किसी ने कहा कि यहां पर स्ट्रेन 0.002 है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि यह है स्ट्रेस डायग्राम। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सर वो तो होगा, उतना ही होगा, so this is the stress diagram। इस लेवल पर स्ट्रेन है 0.002। ऊपर पर नहीं है, ऊपर पर और कम है या ज्यादा है। सर ज्यादा है ना सर, ऊपर जाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा ना सर, कम कहाँ होगा, बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा क्या, यहाँ स्ट्रेन कितना सर पता नहीं। स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील है ना, CS लिख दिया, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील। तो ये ध्यान रखे वो 0.002 नहीं है। ओके चलिए इसमें नोटेशंस लिखता हूं मैं। क्या नोटेशन सर, यहां पर ये पॉइंट्स है अपने, इनको ट्रायंगल को अपन समझते हैं। ये ट्रायंगल है आपके पास पर, दिस इज AB पहले माना ही था, इसको मान लेता हूँ XY, इसे मान लेता हूँ O। तो यहाँ पर बात करता हूँ इन ट्रायंगल AOB एंड XOY। क्या लिख सकते हैं अपन, AB अपॉन AO इज इक्वल टू XY अपॉन
XO। ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। ए बी क्या है आपके पास पर 0.0035। ए ओ क्या है, ए ओ क्या है XU लिमिट है। एक्स वाई क्या है सर पता नहीं, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील। एक्स ओ क्या है सर, टोटल एक्सयू लिमिट में से क्या माइनस कर दिया, एक्सयू लिमिट माइनस डी डैश। ठीक है, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई किया तो स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील कितना हो गया आपके पास पर सर, वो हो गया 0.0035 एक्सयू लिमिट माइनस डी डैश अपॉन एक्सयू लिमिट, और इसको लिखे तो स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील हो गया 0.0035 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्सयू लिमिट। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। डायरेक्टली ये पूछा जाता है ऑप्शंस में देकर कि स्ट्रेन इन द कंप्रेशन स्टील क्या होगा। स्ट्रेन डायग्राम ऊपर तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भैया सुमित? दिख रहा है? ठीक है, क्योंकि यहां का कंक्रीट रेजिस्टेंस देता है न्यूट्रल एक्सेस, ये आपके लेवल ऑफ बार के ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन यहां पर नहीं देता, इसलिए स्ट्रेन डायग्राम यहां तक बनता है। क्लियर है? अब सर ये जो स्ट्रेन आया है उसका क्या करेंगे? सर ये जो स्ट्रेन आया उसका क्या करेंगे? जो स्ट्रेन आया है ना उसी के बेसिस पर एक कर्व दी जाएगी जहां से आपको एफएससी की वैल्यू निकालना होगा। कर्व दिया जाएगा, कर्व से एफएससी की वैल्यू निकालना होगा। लेकिन जब हम जाते हैं कहां पर, एग्जाम में जाते हैं, तो जब यहां से क्वेश्चन आता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एफएससी दिया था या नहीं दिया था सर? दिए थे। एग्जाम में आपको एफएससी की वैल्यू नहीं दी जाएगी सर, फिर कैसे निकालेंगे? आपको यहां से निकालना होगा क्या? स्ट्रेन। क्या निकालना होगा? स्ट्रेन। फिर सर स्ट्रेन को क्या करेंगे? वो एक टेबल देंगे। क्या देंगे? टेबल। किस तरह की टेबल रहेगी भाई? वो टेबल रहेगी कुछ इस तरह की। यहां पर लिखा रहेगा स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील, बगल में लिखा रहेगा एफएससी। ठीक है, ऐसा दे रखा है 0.0021, 0.0026, 0.0031, 0.0036, 0.00, ऐसे कर दिया रहेगा स्ट्रेन। यहां पर एफएससी की वैल्यू देख रखी है, कैसा लिख रखा है एफएससी की वैल्यू? मान लो 0.8 FY, 0.82 FY, 0.83 FY, 0.84 FY। रखो यहां पर FY की वैल्यू जो भी होगी 250, 250, 415, 500 जो भी होगी उसको रखो और निकाल लो किसकी वैल्यू? एफएससी की वैल्यू। सर मान लीजिए मेरा स्ट्रेन आ रहा है, मैंने जो स्ट्रेन पिछले वाले से निकाला हुआ है 0.0033 आया, 33 आया, इसके और इसके बीच में आया, x1, x2, y1, y2। क्या निकाल लोगे इससे? यहां का स्ट्रेन दे रखा है आपको, ये स्ट्रेन दे रखा है, आपको क्या निकालना है? यहां का निकालना है आपको क्या? FY। निकाल लोगे किससे? इंटरपोलेशन से। क्लियर है सर? इंटरपोलेशन बताइए, वो कोई नहीं बताएगा ना, मैं बताने वाला हूं। इंटरपोलेशन आपको बनना चाहिए, इंटरपोलेशन आपको बनना ही चाहिए। ओके, चलिए
मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा कि स्ट्रेन कैसे निकालेंगे और स्ट्रेन के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सर ये जो आप बता रहे हो कौन से एग्जाम में काम आएगा? ये आएगा मेंस एग्जाम में काम। मतलब सर इसका जरूरत है अभी? नहीं बाबा अभी जरूरत नहीं है। सर किसका जरूरत है? ये इसका जरूरत है। सर इसको रट ले क्या? अरे रटोगे नहीं तो भी एग्जाम में निकाल सकते हो, देखकर निकाल सकते हो। 4 ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शन लगभग ऐसी ही दिखेगी, बस आपको देखना है आंसर क्या होने वाला आपका। ठीक है बात सभी को क्लियर है? ओके चलिए, एक और चीज जो आपको यहां से याद रखना, नोट क्या याद रखना है? FSC इज ऑलवेज लेस देन, किससे कम रहेगा? 0.87 F5 से हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। कंप्रेशन स्टील में जो स्ट्रेस आएगा वो टेंशन जोन के यील्डिंग स्ट्रेस से हमेशा कम होगा। सर आइडियल कंडीशन, आइडियल मतलब सर यदि हमने मान लीजिए कंक्रीट को नेग्लेक्ट कर दिया, मान लिया कंक्रीट रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, तो दोनों की यील्डिंग क्या होगी? बराबर। बॉटम में भी स्टील ही है और टॉप में कंक्रीट को हटा दिया, कहे टॉप में कंक्रीट को कंसीडर मत करो, सिर्फ स्टील को करो। मान लो ऐसा किया कभी, आइडियल कंडीशन, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन मान लिया ऐसा कि कंक्रीट कुछ नहीं कर रहा है, तो जितना बॉटम का स्टील कर रहा है उतना ही टॉप का स्टील भी करने वाला है। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा कि दोनों के अंदर दोनों की यील्डिंग क्या हो जाएगी? साथ में हो जाएगी। दोनों की यील्डिंग हो जाएगी साथ में। क्लियर है? तो वैसे तो होगा ये ही, बगल में लिख रहा हूं, when yielding of both is simultaneously, then FSC equal to 0.87 F5। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं comparison of singly reinforced beam and doubly reinforced beam। सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स बीम का कंपैरिजन को समझते हैं। एक एक कर पॉइंट देखते हैं अपन। पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो ये है ये पॉइंट प्रैक्टिकली वाला। अभी थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल की बात लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट पहला हम बात करते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ डबली बीम इज मोर in similar condition। सिमिलर कंडीशन मतलब यदि क्रॉस सेक्शन सेम है, बीम का ग्रेड ऑफ मटेरियल सेम है, और उसी में यदि सेम लोडिंग भी सेम है, और उसी में यदि आपके पास पर सिंगली की जगह आप डबली बनाते तो डबली का रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि डबली में क्या होता है, ध्यान से देख लो यदि आपको समझना है तो। ये है सिंगली, ये है डबली, सेम साइज की। ठीक है, इसमें लगा हुआ है 3 सरिया, इसमें भी लगा हुआ है 3 सरिया, इसमें 2 सरिया ऊपर लगा हुआ है। यहां पर टॉप में कौन रेजिस्टेंस दे रहा है? कंक्रीट। यहां पर टॉप में कौन रेजिस्टेंस दे रहा है? कंक्रीट प्लस स्टील। मतलब यहां टॉप का रेजिस्टेंस कितना होगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा? यदि 415 है
138 FCK BD²। कौन देगा? कंक्रीट। यहां कितना होगा? कंक्रीट कितना देगा? 0.138 FCK BD²। प्लस हो जाएगा किसका? स्टील से मिलने वाला। प्लस हो जाएगा किससे? स्टील से मिलने वाला। तो यहां पर कंप्रेशन जोन में स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। कंप्रेशन जोन में स्ट्रेंथ रहेगी मतलब कंप्रेशन जोन फेल नहीं करेगा। कंप्रेशन जोन फेल नहीं करेगा तो हमेशा यहां पर डक्टाइल फेलियर देखने को मिलेगा। ये डक्टाइल बिहेवियर ज्यादा बनाता है। कौन? डबली रेनफोर्स बीम। सो डबली reinforced beam is more ductile। ठीक है, डबली रेनफोर्स बीम जो रहेगी वो मोर डक्टाइल रहेगी। वो आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि कंप्रेशन की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर आपके पास पर हो सकता है कंप्रेशन इक्वल टू, यहां पर हो सकता है कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन। सेम उसी कंडीशन में यहां पर कंप्रेशन बढ़ गया टेंशन से, तो जहां पर ये बैलेंस है वहां पर ये क्या है आपके पास पर? वहां पर ये अंडर इनफोर्स सेक्शन बना रही है। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? बताएंगे? ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखेंगे, है ना। कंसेप्ट उधर समझाया, पॉइंट इधर लिखा है, काम का पॉइंट है इधर पर है। नेक्स्ट, डबली बीम is very effective in sudden impact loading। मैंने आपको क्या कहा था? जब मैं डबली बताऊंगा तो डबली की खूबियां गिनाऊंगा ताकि आप डबली के अंदर इंटरेस्ट आए आपका। डबली बीम इज वेरी इफेक्टिव इन सडन इंपैक्ट लोडिंग। सडन इंपैक्ट लोडिंग में होता क्या है? ये एक सेक्शन है। कुछ लोग को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सर ये वाले पॉइंट की जगह यदि आप नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ा देते तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि सिलेबस में तो वो है, ये तो है ही नहीं सिलेबस में। सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कंपैरिजन पढ़ो सिंगली डबली का। सिलेबस में लिख रखा है सिंगली डबली। यदि आप टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ते हो ना तो टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ। वो सिंगली के बाद डबली स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो आपको एनालिसिस डिजाइन बताना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। एग्जाम जो है ना वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि इंजीनियर हो ना हो इन क्वेश्चन का आंसर कर दो। कर दोगे तो इंजीनियर मानूंगा, नहीं करोगे तो इंजीनियर नहीं मानूंगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो आप लोग दे रहे हैं, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डबली का एनालिसिस। क्लियर है बात मेरी? तो किसी को ऐसा लगे तो वो चाय वाय पीकर आ सकता है, जिसको लगे कि भैया ये वाला पार्ट तो उतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि टेक्स्ट बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिला है, वो क्वेश्चन सॉल्व करे खुद पता चल जाएगा। यहां पर अपन बात करते हैं, तो यहां पर जैसे ही आपने क्या किया, आपने जैसे ही यहां पर एक सडन लोड लगा दिया, एक सडन लोड लगा दिया, जैसे ही आपने यहां पर क्या किया या एक सडन लोड लगाया, तो सडन लोड लगाने की वजह से देखने को मिलता है कि देखिए ग्रेजुअल लोड और सडन लोड में फर्क यही होता है। ग्रेजुअल लोड जो है ना वो बेंडिंग लेकर आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है ना वो ग्रेजुअल लोड है, वो बेंडिंग लेकर आएगा। पॉइंट लोड भी यदि ग्रेजुअल है तो वो बेंडिंग लेकर आएगा, लेकिन वही पॉइंट लोड सडन लग जाएगा ना तो वो आपका एक क्रैक लेकर आएगा और यहां पर ऐसा क्रैक डेवलप कराएगा सरफेस पर। ये क्रैक बढ़ भी सकता है, ये क्रैक श्रिंकेज क्रैक के साथ मिलकर सेक्शन को दो पार्ट में तोड़ भी सकता है। तो इसीलिए यदि इस लेवल पर रेनफोर्समेंट रहेगा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें? ये पता है कि बॉटम में तो रेनफोर्समेंट है ही, बॉटम में तो रेनफोर्समेंट है ही, इसी को मैं बना देता हूं आगे।
ये रेनफोर्समेंट लगे हुए हैं। लेकिन यदि टॉप में भी आपने रेनफोर्समेंट लगा दिया, टॉप में भी आपने क्या कर दिया, यदि आपने टॉप में भी रेनफोर्समेंट लगा दिया तो क्या होगा? टॉप में भी रेनफोर्समेंट लगाने से जो क्रैक है वो टॉप से बॉटम की तरफ नहीं आएगा। टॉप में रेनफोर्समेंट कौन सी बीम में लगा हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट? थियोरेटिकली यदि बात करें तो कौन सी? डबली के अंदर पर। तो डबली रेनफोर्स बीम के अंदर पर ये रहता है। अब आप में से कोई कहेंगे सर आप डबली के बारे में लिखा रहे हैं, मैंने क्या लिखा है? कंपैरिजन ऑफ सिंगली एंड डबली रेनफोर्स बीम। तो मैं जब डबली के बारे में लिख रहा हूं कि डबली बीम इज वेरी इफेक्टिव इन सडन इंपैक्ट लोडिंग, दैट मींस कि वो सिंगली नहीं करती। जो भी आप पॉइंट लिखाएगा ये वही पॉइंट है जो सिंगली और डबली के बीच में डिफरेंस है। मतलब ये काम डबली करती है, ये काम डबली करती है, ये काम डबली करती है, सिंगली नहीं करती। ओके तो यहां पर आपके पास पर समझ आया होगा आपको कि इंपैक्ट लोडिंग में क्या होगा। नेक्स्ट, रिवर्सल लोडिंग। अब ये रिवर्सल लोडिंग क्या होता है उसको देखो अभी थोड़ा। रिवर्सल लोडिंग क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये एक पोर्टल फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, इस पे ये जो पार्ट है दिस इज कॉलम। ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक का कॉलम जा रहा है ना। ये क्या है? दिस इज बीम। इस पर नेचुरल कंडीशन पर क्या रहेगा? इस तरह का लोड रहेगा। ये कौन सा लोड है? इस लोड को कौन सा लोड बोलते हैं? दिस इज नोन एज ग्रेविटी लोडिंग। ग्रेविटी की वजह से किधर लग रहा है ये? सर ये डाउनवर्ड लग रहा है। किधर लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटी लोडिंग होगी। ठीक है, ठीक है सर। ये हमेशा रहेगा? सर हमेशा रहेगा। इसमें कौन कौन से लोड आ जाएंगे? सर इसमें आ जाएगा डेड लोड आ जाएगा और लाइव लोड आ जाएगा, और कोई यदि इम्पोज लोड है तो वो भी आ जाएगा, सुपर इम्पोज लोड है वो भी आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? सर इसकी वजह से बॉटम में क्या आएगा? इसकी वजह से बॉटम में आएगा टेंशन, और टेंशन आएगा तो यहां से क्या डेवलप होंगे? क्रैक डेवलप होंगे। आएगा इसकी वजह से टेंशन तो यहां पर क्या डेवलप होंगे? क्रैक डेवलप होंगे। क्रैक को रोकने के लिए क्या किया भैया आपने? सर क्रैक को रोकने के लिए सर हमने सरिया लगा दिया। सर क्रैक को रोकने के लिए हमने सरिया लगा दिया। सरिया जैसे ही लगाया आपने तो क्या देखने को मिला? सर सरिया जैसे ही लगाया तो देखने को मिला कि ये जो क्रैक है वो क्रैक नहीं बढ़ रहे हैं। क्रैक कैसे लगाया? सर आपने सरिया कैसे लगाया? क्रैक के परपेंडिकुलर लगाया। ठीक है, ये बढ़िया काम हो गया। लेकिन अब आया क्वेश्चन में क्या लिखा है? अब क्या आया? रिवर्सल लोडिंग। सर क्या होता है रिवर्सल लोडिंग? रिवर्सल लोडिंग मतलब इस ग्रेविटी के रिवर्स डायरेक्शन से लोड आए। मतलब सर ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो वो किधर करेगा? अपवर्ड करेगा। सर वो अपवर्ड कब करेगा? अपवर्ड की कंडीशन आती है जब कभी भी अर्थक्वेक की कंडीशन बनती है, उस केस में स्ट्रक्चर पर जो लोड लगता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। बिकॉज ऑफ द सिस्मिक वेव स्ट्रक्चर जो रहता है वो ऊपर की तरफ पर ऐसा उठने की कोशिश करता है, फिर ऊपर की तरफ पर उठने की कोशिश करता है माइक्रोसेकंड के लिए, लेकिन कर तो रहा है। जब वो कर रहा है तो उस केस में क्या हुआ? जब वो कर रहा है सर उस केस में हुआ ये
कि लोडिंग लग गई कैसी सर, उस केस में लोडिंग लग गई सर इस तरह की। कौन सी लोडिंग है ये सर? दिस इज रिवर्सल लोडिंग, रिवर्सल लोडिंग। सर इसको मैं अर्थक्वेक भी बोल सकता हूं क्या? बोल दो भाई। अर्थक्वेक के केस में जब इस तरह की कंडीशन लगी अर्थक्वेक के केस में, तो क्या हुआ? टेंशन किधर आया? हीरो। अब ये मत बोलना सर दोनों लोडिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, क्योंकि आपको पता नहीं है ना रिवर्सल लोडिंग कितने अमाउंट की आने वाली, पता है क्या? नहीं कर पाएगी, सही है ना? ठीक है, तो इस केस में टेंशन कहां आएगा सर? आएगा ऊपर। क्रैक कहां से बनेंगे सर? ऊपर से बनेंगे। क्रैक आएगा तो क्या होगा? बीम फेल कर जाएगी। लेकिन जब डबली बनाते हैं, जब कौन सी बीम बनाते हैं सर? जब डबली बीम बनाते हैं तो उस केस में सर टॉप में रिइंफोर्समेंट रहता है, टॉप में रिइंफोर्समेंट रहता है। यदि टॉप में रिइंफोर्समेंट रहेगा तो वो क्रैक भी नीचे नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही है बात समझ में? ऋषिकेश ये जो रिवर्सल लोडिंग लग रहा है, रिवर्सल लोडिंग लग रहा है ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में जब भी स्ट्रक्चर इस तरह से है आपका, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर लगा है, जैसे ही वेव आएगी तो वेव इसको ऊपर की तरफ पर भेजेगी, वेव इसको ऊपर की तरफ पर भेजेगी। माइक्रो सेकंड्स के लिए होगा, लेकिन इट विल शिफ्ट दी स्ट्रक्चर अपवर्ड। ऐसा चीज और भी देखने को मिलता है अर्थक्वेक आए बगैर। यदि आप क्या करते हैं, यदि आप करते हैं प्लिंथ बीम को बनाते हैं और प्लिंथ बीम के नीचे सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो प्लिंथ बीम के ऊपर बना देते हैं वॉल, तो वॉल का लोड लग रहा है डाउनवर्ड, और सॉइल जो प्लिंथ बीम के नीचे है वो है ब्लैक कॉटन है। जैसे उसके अंदर पर क्या आया? पानी, वाटर आया, तो वो क्या करेगी? स्वेल करेगी सर। स्वेल करेगी तो वो बीम को किधर भेजेगी? ऊपर। वो बीम को ऊपर भेज रही है। कितना भेजेगी सर? पता नहीं कितनी स्वेलिंग हो रही है उसकी। जितनी ज्यादा स्वेलिंग उतना ज्यादा अपलिफ्ट करेगी उसको, जितना ज्यादा अपलिफ्ट करेगी तो ऐसी रिवर्सल कंडीशन देखने को उसमें मिल जाएगी। हाँ संदेव, मॉन्ट मरेलोनाइट, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताओ कैसा होगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ? चलिए, तो यहां पर भी अपन बात करते हैं जब डबली लगाते हैं तो बेनिफिट मिलता है, और यदि आप ये डबली को नहीं लगाएंगे, ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को नहीं लगाएंगे तो क्रैक नीचे तक आएगा, फेलियर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको लगाने का बेनिफिट है, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं डबली बीम इज वेरी इफेक्टिव इन रिवर्सल लोडिंग। ये डायग्राम में बने रहने दे रहा हूं, ठीक है? ओके, समझ आया सभी को? तो ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं, चारों पॉइंट, ये बता रहे हैं कि सिंगली अच्छी नहीं है, डबली अच्छी है। अरे तो सर सिंगली प्रैक्टिकली नहीं बनाते क्या? देखो प्रैक्टिकली तो मैंने पहले बताया, प्रैक्टिकली हर बीम दिखती कैसी है? डबली जैसे। सपोर्टिंग बार को आप कंसीडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? उसका एरिया ऑफ स्टील यदि कम रहेगा तो आप कंसीडर नहीं करेंगे, यदि ज्यादा रहेगा 0.2% से तो आप उसे कंसीडर करेंगे। क्या हुआ संदेव? रिप्लाई नहीं आया आपका? चलिए, तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, कंपैरिजन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड एंड डबली रेनफोर्स्ड बीम। चलिए, so this is the you can say comparison of singly reinforced and doubly reinforced beam। तो इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए, यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए तो बनने चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो आज अपना सिंगली और डबली खत्म हो गया है। कल जो अपन पार्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्लेंज बीम। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लेंज बीम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो कल मैं फ्लेंज बीम का टॉपिक बताऊंगा। अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आज फ्लेंज बीम का आधा पार्ट हो जाएगा और कल होगा आधा, और आधा आधा में अपन पता चला कि कहीं और ही चले गए, तो इसीलिए कल अपन स्टार्टिंग से फ्लेंज बीम पढ़ेंगे। अभी जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम कुछ क्वेश्चंस।
चलिए क्वेश्चन है आपके पास पर, 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, चारों क्वेश्चन के आंसर बताते जाइए आप लोग सभी लोग। क्या भाई बीडी कहाँ लिखा है? बीडी कहाँ लिखा है? कौन सा क्वेश्चन में लिख रहा है भाई? हाँ सॉल्व करें सभी लोग, एक एक कर कर नहीं लिखे। पहली बात, अब एक एक कर कर नहीं लिखे। 1 का ए है तो 1/a, B/a, C/a, D/a, ऐसे कर कर लिखे। अच्छा 1 का B और D सेम है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं। ये कॉन्क्रीट है, इसको हाई कर देते हैं। एक को लो है ना, तो एक को हाई कर देते हैं। लो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, हाई ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, हाई ग्रेड ऑफ स्टील, लो ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, आप सही हैं। अब थोड़ा सही है ऑप्शंस। हाँ संदीप, विपिन, विनीत, दीपा, मनमोहन, सरफराज, जितेंद्र, सभी लोग बताते जाएं अपने ऑप्शंस को। पहले वाले में देख ले एक बार, मैंने ऑप्शंस में थोड़ा चेंज किया है। ये नहीं बोले कि सर पहले के अकॉर्डिंग सही था, अब के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग बताया हुआ। आप देख ले क्वेश्चन, ये ऑप्शन सेम थी उस केस में। संदेव, आंसर क्या होगा भाई बताओ? वन का डी बता रहे हो सुरभि, सेकंड का बी बता रहे हो, और फोर्थ का ए बता रहे हो। मांगीलाल जी समझिए समझिए, क्या कर रहे हैं हम? हैं? गणित कमजोर है हमारी या कैलकुलेटर धोखा दे रहा है? कोई तो एक बात है जो दिल में दबाए बैठे हो। कैलकुलेटर गलत कर रहा है या खुद गलत कर रहे हो? मनमोहन, चलिए सभी लोग करें, हो गया? बताऊं मैं? पवन, सही बात है, एकदम सही बात है। चलिए बता रहा हूं, देखो ध्यान से। ठीक है, पहली बात तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूं वो एग्जाम मैंने कंसिडर कर रखा है असिस्टेंट इंजीनियर या एसएससी जेई का टफ पेपर, है ना। इजी पेपर आएगा तो वो आप लोग को नोट्स के अंदर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं असिस्टेंट इंजीनियर या फिर टफ पेपर यदि एसएससी जेई का आता है तो उसमें कैसे आ सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहा हूं। टू द पॉइंट, सीधे सीधे डेटा वाले क्वेश्चन का हो गया टाइम खत्म। अब वो वाले क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप लोग खुद ही करना है, डेटा वाले क्वेश्चन।
जो कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं उसमें से कैसे क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं, और जो होते हैं यदि आप आसपास के और पीएससी वगैरह देखो, उसी के बेसिस पर कर रहा हूं एज पर माय एक्सपीरियंस। यहां पर मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द बीम इन बीम डक्टाइल फेलियर इज ड्यू टू, तो पहली बात है डक्टाइल फेलियर स्टील की वजह से होता है, कंक्रीट की वजह से नहीं होता, तो आंसर ए और बी पहले ही गलत हो जाते हैं, ऑप्शन ए और बी पहले गलत हो जाते हैं। अब बात आती है सर हाई ग्रेड का स्टील तो अच्छा होगा ना, हाई ग्रेड का स्टील तो अच्छा होगा ना, लो ग्रेड का स्टील तो बेकार होगा ना, तो हाई ग्रेड का स्टील डक्टाइल फेलियर ज्यादा कराएगा ना, नहीं बाबू बात गलत है। क्यों गलत है सर? यदि लो ग्रेड का स्टील लेते हैं तो 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। लो और हाई ग्रेड में जो फर्क आने वाला है वो किस में आने वाला है भाई? सर FY में। तो दोनों के FY अलग है, एक 250 वाला और एक 500 वाला है। 500 वाले का FY ज्यादा तो यील्डिंग स्ट्रेन ज्यादा, तो यील्डिंग स्ट्रेन के बाद ही वो अपना एक्चुअल डक्टाइल बिहेवियर दिखा पाएगा, एक्चुअल जो विजिबल हो पाएगा। और 250 वाले का स्ट्रेन कम रहेगा तो 250 वाला कम स्ट्रेन पर ही आपको यील्डिंग बिहेवियर दिखाएगा, डक्टाइल बिहेवियर दिखाएगा, यील्डिंग पॉइंट के बाद डक्टाइल बिहेवियर दिखाएगा, जबकि 500 वाला ज्यादा स्ट्रेन के बाद आपको डक्टाइल बिहेवियर दिखाएगा। इसलिए लो ग्रेड का स्टील जो रहेगा वो डक्टिलिटी मेंटेन करने के लिए ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए अभी एक पॉइंट और बता रहा हूं कि याद रखना कि 415 ग्रेड के स्टील को HYSD में सबसे अच्छा माना है किसके लिए? डक्टाइल रेजिस्टेंस के लिए, या सॉरी डक्टाइल बिहेवियर को देखने के लिए। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ है हाई ग्रेड ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा। अरे भैया रेनफोर्स्ड की तो बात ही नहीं हो रही है ना, रेनफोर्स्ड कहने का मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाना। आप कहोगे हाई ग्रेड का स्टील लगा रहे हो, अरे भैया 500 की ग्रेड के 3 बार लगा दो, 250 की ग्रेड के 6 बार लगा दो, दोनों का रेनफोर्समेंट सेम ही है, दोनों से मिलने वाला टेंशन फोर्स सेम ही है, दोनों से मिलने वाला टेंशन फोर्स सेम ही है। ग्रेड ज्यादा है तो क्या कर दिया आपने? नंबर ऑफ बार कम कर दिया। ग्रेड कम है तो नंबर ऑफ बार ज्यादा बढ़ा दिए। ये जरूर हो सकता है, लेकिन यदि आपने 250 ग्रेड की जगह 500 ग्रेड कर 6 बार कर दिए, तब ये आपको कैसा लेकर जाएगा? ब्रिटल बिहेवियर की तरफ पर लेकर जाएगा। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ कवर कैन बी प्रोवाइडेड फॉर अ वाटर इमर्स्ड बॉडी। सर ये क्वेश्चन क्यों दिया? कुछ लोग को वाटर में समझ आता है सी वाटर भी वाटर है और नॉर्मल वाटर भी वाटर है। मैंने सी वाटर नहीं लिखा, दोनों वाटर अलग होते हैं, एल्कलिनिटी एक में होती है एक में नहीं होती है। तो देखा जाए तो यहां पर नॉर्मल वाटर की बात हो रही है। कंप्लीटली डिप्ड इन नॉर्मल वाटर, दिस इज फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन याद है? मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। सर ये माइल्ड का कवर, ये मॉडरेट का, ये सीवियर का, ये वेरी सीवियर का। क्लियर है? आपको किसका पूछा है? मॉडरेट का। मॉडरेट का कितना हो जाएगा? 30 mm। आंसर हो गया। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दिया, कवर पूछा, कवर देकर एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर टू इट्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना होता है? 0.7 रूट FCK, ये होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी होती है? सर 0.7 रूट FCK ये होती है। क्या बचा? सर 1 बचा। सर हमने जितने क्वेश्चंस, क्या है, आपने गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ रखी है बहुत सारों ने, मुझे भी पता है। अब यदि गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ रखी है, सर ऐसा क्वेश्चन देखा तो था, वो 0.5 से 0.8 के बीच में, 0.8 से 0.1 के बीच में, 1 से 1.1 से 1.2 के बीच में होनी चाहिए। किसी ना किसी क्वेश्चन का आया सर इन तीनों में से ही है। अपने इस आंसर को मान ही नहीं रहे हो, ये सोच रहे हो कि मैं कुछ गलत ही सोच रहा हूं, मैंने पढ़ा ही नहीं है, इनमें से कुछ होगा ही, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। गुप्ता एंड गुप्ता का उठकर क्वेश्चन है, ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन नहीं है, से मिलता जुलता कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तीन ऑप्शन आपको बता रही है कि ऐसी ऑप्शन देखी है आपने कहीं, लेकिन क्वेश्चन आपने याद नहीं किया, पढ़ा नहीं, समझा नहीं। इस क्वेश्चन को समझो, क्या लिखा है? रेशो, एक ही चीज का दो नाम से अलग अलग पूछ लिया। रेशो, रेशो क्या होगा सर? 1 होगा, नन ऑफ द अबव। सर ये तो हो सकता है ना सर, सी तो हो सकता है, 1 से 1.2 तो हो सकता है ना सर। कैसे हो सकता है भैया, कैसे हो सकता है?
हो सकता है कि खुद बताओ 20% ज्यादा, एक चीज खुद ही से 20% ज्यादा होगी, पॉसिबल ही नहीं है। सर 1 होता तो, अरे होता क्या, जब ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग चूज करो, ये होता वो होता मत छोड़ना, जो है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपके पास पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कैंसिल इसलिए किया था क्योंकि आप सबसे पहले जिसको कैंसिल करोगे ना वो नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, कुछ और होगा, उसको कैंसिल कर देखिए, जो सही है उसी को पहले काट दिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। मॉडुलस ऑफ M25 कॉन्क्रीट। सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं दिया तो मॉडुलस निकाल लो, कितना होता है भैया 25,000। सर कैसे निकाला आपने, अरे भैया 5,000 रूट FC के 25 का रूट 5, सर 25,000 आ गया। आगे बढ़े क्या सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ, आंसर सही। एनी ऑफ दी अबव भी तो लिखा है, एनी ऑफ दी अबव भी तो लिखा है, हाँ सर लिखा है, उससे क्या करेंगे। अरे भैया मनमोहन रुको, सब क्वेश्चन सही हो गए सर हमारे, अरे भैया रुको, अभी हमने एक और चीज भी पढ़ा था कि ये जो आप निकालते हैं, क्या निकालते हैं 5,000 रूट FC के, इससे क्या निकालते हैं इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट। ये प्लस माइनस हो सकता है, कितना हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है, कितना हो सकता है प्लस माइनस 20%। लिखा था नहीं लिखा था बताओ, लिखा था नहीं लिखा था, याद है नहीं याद है। सर याद तो नहीं है सर, पर लिखा जरूर था, फिर लिखा क्यों जब याद ही नहीं है। हाँ सर अब याद आ रहा है, याद आ रहा है। चलो भैया 25,000 में से 25,000 का 20% माइनस करो, 25,000 का 10% कितना हो गया 2500, 20% हो गया 5,000, इसमें से 5,000 माइनस करो 20,000, 20,000 भी आ सकता है, एक्सेप्टेबल है। हाँ सर एक्सेप्टेबल है। सर 30,000 आ सकता है, 5,000 ऐड करो, आ सकता है सर। मतलब तीनों सही है, मतलब एनी ऑफ द अबव सही है। सर इसमें यदि ऑप्शन अलग होती तो, अभी सुनो मेरी बात, समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो ऑप्शन दिए ना उसके बेसिस पर बताओ। सर इसको दूसरा क्वेश्चन बनाओ, अरे क्यों बनाओ दूसरा क्वेश्चन, आज क्यों बनाओ, कल बनाऊंगा मैं, परसों बनाऊंगा क्वेश्चन, जब भूल जाओगे उस दिन बनाऊंगा, उस दिन पूछूंगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया। मनमोहन, अंकित, दीपा, सुरभि, वैभव, विपिन, सुमित, अंकित, ऋषिकेश, कुणाल, संदीप, सुदीप, विनीत, देवकरण सेन, ओके देवकरण, करण नाम रखेंगे आज से तुम्हारा, देवकरण। कर्ण, तुम कर्ण, तुमसे डरता था अर्जुन, हैं खुश मत हो जाना, एग्जामिनर नहीं डरता, ऐसा क्वेश्चन देगा ना तुमको, है ना, ऐसा क्वेश्चन देगा तुमको ना कि जैसे अर्जुन ने लास्ट में किल किया था करण को, वैसे करेगा एग्जामिनर तुमको, ज्यादा खुश नहीं होने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। सर ठीक है, बढ़िया।
हाँ जी बताइए, चलिए देखिए क्वेश्चन। सरफराज बाबू, नंबर बढ़ाने अपने को, कम नहीं होने चाहिए। आज इतने चलेंगे, कल 4 में से 5 आने चाहिए, 4 भी नहीं आने चाहिए। दूसरे को पेपर के क्वेश्चन भी बने, अपने तो बने ही बने। समझ आ रही बात? हाँ जी, समझ आ रहा है? चलिए देखें। कर लिए भाई सभी ने? बताऊं मैं? डन। चलिए बताता हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द प्राइमरी फेलियर, क्या लिखा है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो है ओवर इन्फोर्स्ड। ओवर इन्फोर्स्ड में पहले कौन फेल करता है? कंक्रीट। कहां से? कंप्रेशन जोन से। तो प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, ठीक है। चलिए सेकंड, द कोड फॉर डिटेलिंग ऑफ आरसीसी बिल्डिंग इन अर्थक्वेक जोन। अर्थक्वेक जोन का कोड कौन सा है? 1893। इसके बेसिस पर डिजाइन होता है। लेकिन क्या पूछा उसने? डिजाइन पूछा है, डिटेलिंग? ध्यान रखना, डिजाइन पूछा रहेगा तो आंसर अलग, डिटेलिंग पूछा रहेगा तो आंसर अलग। दिस इज फॉर डिजाइन एंड 13920 दिस इज फॉर सर डिटेलिंग। This is for what? This is for detailing. Okay? तो 13920 is option C. Is option C. ठीक है? ठीक है। यदि अर्थक्वेक जोन नहीं लिखता सर यदि अर्थक्वेक जोन नहीं लिखता तो आरसीसी बिल्डिंग का डिजाइन कोड है 456 और डिटेलिंग कोड है SP34। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, मटेरियल कैन बी यूटिलाइज अप टू सर्विसिबिलिटी। सिर्फ सर्विसिबिलिटी तक ही मटेरियल को यूज करना है। कौन सी मेथड में? एलएसएम में नहीं होता, डब्ल्यूएसएम में होता है, यूएलएम में भी नहीं होता। एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम का कॉम्बिनेशन भी गलत है। क्लियर है? पढ़ चुके हैं? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस। एलएस ऑफ सर्विस मतलब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस, मतलब कितना होगा? 0.67 एफसी के ये होता था। अपन इसको डिवाइड करते थे किससे? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्या आता था अपने पास पर आ जाता था परमिसिबल स्ट्रेंथ आ जाता था। ये क्या है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है। 0.67 एफसी के कितना दिया हुआ है? मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है भाई? सर 20 होता है। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हुआ? 1। किस केस में? सर्विस की बारे में बात कर रहा है। सर्विस में कितना होगा? 1। कितना हो गया? सॉल्व किया, आ गया कितना? 13.4 मेगापास्कल। ठीक है, सभी को समझ आया? सभी को समझ आया?
अब देखो भाई, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले वही बता देता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें यहां पर नन ऑफ द अबव रहेगा, सेम क्वेश्चन आ जाएगा, आ चुका है। यहां पर भी मैं बात कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन आया ही नहीं है। उन्होंने क्या पूछा है, सिर्फ द परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इन लिमिट स्टेट मेथड। यदि सर्विस लिखा है तो सर्विस बताएंगे, सर्विस नहीं लिखा है तो कोलैप्स बताएंगे। और जब कोलैप्स बताएंगे तो M20 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वो M20 लिखा है, मैंने मिनिमम ग्रेड लिखा ताकि याद रखो मिनिमम ग्रेड M20 होती है। मैंने सर्विस लिखा ताकि कोलैप्स का 0.45 FCK से निकाल कर इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी कि कहीं आप 13.4 को आप नजरअंदाज कर दे, तो नजरअंदाज कोई चीज ना हो, इसलिए क्वेश्चन ऐसा बनाकर दिया गया है। एग्जाम में चांसेस कम है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन है, आ चुका है क्या, द परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इन लिमिट स्टेट मेथड क्या होगा, 0.45 FCK, 0.45 FCK 9 मेगापास्कल आंसर है, आ चुका है। कई बार क्वेश्चन ये नहीं आया है, आ जाएगा ना तो घूमेंगे लोग, क्यों, क्योंकि सबको 0.45 FCK याद है, ये भूल चुके हैं 0.67 FCK पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होता है, ये भूल चुके। क्लियर है बात, हाँ जी क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए, सो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस वगैरह ओके, चलिए एक एक कर स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, जल्दी जल्दी लो, हालांकि मैं सबके लिए टाइम दे चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, ये तो कुछ है ही नहीं, नेक्स्ट थर्ड, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। फोर्थ में क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। थोड़ा और छोटा कर देता हूं तो शायद आ जाएगा बोर्ड में, आ जाएगा, आप ले लो स्क्रीनशॉट, किया तो है ही सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन, ये चारों पॉइंट पूछे जा चुके, कम से कम एक एक दो दो बार पूछे जा चुके, कम से कम एक एक दो दो बार बोल रहा हूं, ज्यादा बार का तो मुझे ध्यान नहीं, कम से कम एक दो बार तो मुझे दिखे ही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो अभी अपन ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट, जो अभी ये क्वेश्चन अपन ने किया, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आज का आपको सेशन समझ में आएगा, मजा आया होगा, है ना। कल अपन स्टार्ट करेंगे फ्लेंज बीम का पार्ट। जो आपका फ्रेंड नहीं आ रहा है लाइव, उसको कहना कि लाइव जरूर आए, क्योंकि फ्लेंज बीम ना समझ नहीं आएगी रिकॉर्डिंग में, क्योंकि रिकॉर्डिंग में कुछ डाउट होता है तो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं आप, है ना, और वो नेक्स्ट डे पूछेंगे, तो इसलिए लाइव जरूर आए, है ना। अपने फ्रेंड्स वगैरह को जरूर बोले, अपना जो भी ग्रुप होगा, है ना, जहाँ कहीं के भी हो आप स्टूडेंट, पटना के हो, रांची के हो, दिल्ली के हो, जयपुर के हो, जोधपुर, अजमेर, कोटा, है ना, कहीं के भी हो, आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बता दें कि आप लोग ज़रूर लाइव आए कल, ठीक है। कल मिलते हैं अपन सेम टाइम पर। डिज़ाइन नहीं करवाएंगे, सब करवाऊंगा मैं, है ना, सब करवाऊंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।